हमारे बीच एडवोकेट भी बैठी हैं, तो कानूनी बिंदु को अच्छे से जो है समझने वाले हमारे बीच वो बैठी हैं। जो विषय में रखूंगा उनको केंद्र में रख करके मैं रखूंगा, क्योंकि वकीलों का मिलना जो है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वकीलों की एक भूमिका, लेकिन वकील भी एक, वो भी एक ऐसी पढ़ाई उनको पढ़ाई गई है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो भी वहीं फिक्स है। उससे वो बाहर ना तो सोचने की समझने की कोई आवश्यकता ही जरूरत ही महसूस को नहीं होती है। देखिए, मेरा यहाँ आने का जो पहली बात तो ये, आपके यहाँ गांव में भी तो गन्ने का रस पिलाने वाले लग रहे होंगे, कोलू जो चलाते हैं ना, गन्ने का रस पिलाते हैं, तो उसमें जब वो रस निकालता है तो गन्ने को वो चूड़ी उतार करके वो गन्ने को निकालता है उसमें से, तो गन्ना लगभग वैसा ही निकलता है जैसा वो देता। फिर अगली बार वो गन्ना फूट जाता है, रस वस तो उसमें थोड़ा निकाला लेकिन फूट जाता है। अगली बार उसकी चूड़ी चढ़ाता, फिर निकालता, 3 बार फिर निकालता उसको, तो चूड़ी चढ़ाते चढ़ाते फिर अंत में क्या रह जाता, वो मतलब उसका, हाँ मतलब वो रह जाता। अब वो तो जब सारा रस उसमें से निकाल लिया, फिर उसमें से कोई कहे कि भाई अब इसमें से निकाल, तो जो स्थिति है वो हमारी है। जो 3 वक्ता बोल के गए हैं तो पूरा रस जो है उन्होंने निकाल लिया है, और छिलका अब हमको दे दिया, अब तू निकाल इसमें से लास्ट में। तो ऐसी स्थिति में जो है, देखिए, हम जो आए हैं जनता सरकार मोर्चा, जो एक संगठन है, अराजनीतिक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। नॉन पॉलिटिकल कहिए, नॉन धार्मिक कहिए, नॉन कहिए, या ये कहिए कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी समाज से जुड़े हुए विषय हैं, हर विषय को उठाने वाला संगठन अगर कोई भारत में इस वक्त है तो जनता सरकार मोर्चा है। हर विषय को, चाहे किसी भी वर्ग का हो। अब यहाँ किसान कितने बैठे हैं जो खेती करते हैं? किसान दो किसान बैठे हैं हमारे यहाँ। हाँ। कुछ ऐसे होंगे जो अपना कुछ बिजनेस करते होंगे छोटा मोटा, वो भी बैठे होंगे। कुछ मजदूर करने वाले भी बैठे होंगे, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ बेरोजगार हैं, कुछ रोजगार अपना वो चल रहा है। एक चीज आपने देखी होगी, सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए, किसानों के हित में ये कानून लेकर के आए हैं, विद्यार्थियों के हित में हम ये कानून लेकर के आए हैं। मतलब सरकार जिसके हित में भी जो कानून लेकर आती है, वही वर्ग उस कानून के लाने के विरोध में है। किसानों के लिए ले आए 3 कृषि कानून, तो 13 महीने दिल्ली किसानों ने घेर करके बैठे थे। जब वो हित में थे, तो जिसके हित में कानून आ रहे हैं उनको धरना प्रदर्शन विरोध करने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसका मतलब सरकार है, उसने एक व्यवस्था हमको दी, और वो व्यवस्था जो दी वो ये किया कि समाज जो उत्पादक है उसका उत्पादन जो है लूटना नहीं चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, वो लूट कोई ना करे, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। तो एक तो जो जरूरत से ज्यादा है, अपनी जरूरत से ज्यादा जो हमने उत्पादन किया, आज भी गांव कैसे भी हैं, कितना है उनका व्यापारीकरण, उद्योगीकरण वो हो गया है, फिर भी आज गांव में इतना पैदा होता है कि गांव के किसान को बेचना पड़ता है। तो बेचने में जब सामान गांव से जाएगा तो उसके लिए व्यापारी चाहिए, जो गांव सामान से ले दूसरी जगह जरूरतमंद जगह पहुंचा दे। तो व्यापारियों को खड़ा किया गया। अब जब सामान जाएगा तो उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, तो बाजार चाहिए, तो व्यापार और बाजार ये चाहिए। चूंकि हम उत्पादन करते हैं, उसके लिए व्यापार भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, तो वो हमने खड़े किए हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन वो व्यापारी और बाजार वो लूटे ना लोगों को,
उनका शोषण ना करें, उनका दोहन ना करें, उसके लिए फिर हमारे महापुरुषों ने सरकार की व्यवस्था की। तो मैं सरकार का ये काम है, जो देश की आम जनता है, जो उत्पादक समाज है, उसका देख रेख, उसका शोषण, उसका उत्पीड़न, वो लूट उसकी ना हो, इसके लिए सरकार बनाई। अब ये तीनों बनाए समाज ने अपने लिए, बाजार, व्यापार और सरकार। अब बना करके हमने वो छोड़ दिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था वो चली, लेकिन धीरे 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 समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद ये हुआ, सरकार, व्यापार और बाजार, ये तीनों आपस में ये मिल गए, और मिल करके जो चुनने वाले थे, जो बनाने वाले थे, जो इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, उनका ही तीनों ने मिलकर के शोषण करना तो शुरू कर दिया। मिल कैसे गए? जो बाजार व्यापार है उन्होंने कहा कि मैं तुमको इनकी वोट चाहिए, वोट चाहिए तो वोट लेने के लिए खर्चा चाहिए, इनको प्रलोभन चाहिए। तो बाजार ने और व्यापारियों ने मिलकर के उन्होंने कहा कि हम तुमको धन देंगे चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार के लिए तुमको मीडिया देंगे, और कहीं कोई गुंजाइश रह जाए तो उसके लिए हम ईवीएम देंगे, तो हम तुम्हारे लिए ये सुविधा करेंगे। लेकिन जीतने के बाद जब तुम जाओगे तो तुमको कानून नियम वो हमारे लिए बनाने होंगे, ना कि जनता के लिए। और यही आज वो चल रहा है। संसद और विधानसभाओं में जो नियम और कानून बनते हैं वो उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उनके लिए वो बनते हैं। इस स्थिति में देश वो वर्तमान में वो चल रहा है। अब जो हमारी लूट हो रही है, आर्थिक लूट तो हमारी हो ही रही है, सांस्कृतिक भी लूट हो रही है हमारा चारित्रिक पतन भी हो रहा है, हमारा हर तरह से पतन हो रहा है। और उस पतन के मूल में जो है वो दो चीजें हैं। हमारे पास आज के जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें दो ताकत है हमारे पास संविधान में। एक है आर्थिक शक्ति और दूसरी है सामाजिक शक्ति। और आर्थिक शक्ति जो निहित है वो है भारत की मुद्रा। और भारत की मुद्रा क्या है? वो है रुपया। और दूसरी जो शक्ति है हमारे पास, वो शक्ति है सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति हमारे पास है तो बड़े से बड़ा नेता भी जब उसे जरूरत पड़ती है वोट के लिए, वो हमारे पास ही आता है। और वो जो सामाजिक शक्ति है वो निहित है, वो केंद्रित है हमारी ग्राम सभा। ग्राम सभा अब इन दोनों को तोड़ने के लिए, दोनों ही शक्तियों को कमजोर करने के लिए, मतलब हमारे दोनों पंखों को कमजोर बनाने के लिए, जो हमारी मुद्रा है वो है रुपया। उस रुपये को कमजोर करने के लिए इन्होंने उतारा रुपये का प्रतिनिधि। रुपये का प्रतिनिधि उतार दिया हमारे बीच में। वो क्या है? वो है बैंक नोट, जिसको हम आज रुपया मान बैठे हैं। ये जो बैंक नोट है वो रुपया नहीं है, वो है बैंक का नोट, वो है रुपये का लीगल टेंडर, रुपये की वैध निविदा। वो है आरबीआई गवर्नर, जो बैंक है उसका जो गवर्नर है उसका वचन पत्र है वो। और हर वचन पत्र पर लिखा हुआ है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जितने रुपए का वो वचन पत्र है उसके बदले में उतने रुपए अदा करने का वचन गवर्नर दे रहा है, उस पर हर पर्ची पर लिखा हुआ। अब हम उसको, हमारे बुजुर्गों को पता था, हमारे बुजुर्ग कभी भी, हमने खूब देखा बचपन में, वो कभी ये नहीं कहते थे दीजिए 10 रुपए, दीजिए 100 रुपए। वो कहते थे दीजिए 10 का नोट, दीजिए 20 का नोट।
अब ये आयोजन गुलफाम जी करा रहे हैं यहाँ, तो हम जब यहाँ बैठे हैं तो ये कुछ व्यवस्था हमारे लिए थोड़ा आवभगत एक बनता है कि बाहर से लोग आए उनकी आवभगत करें, और आवभगत के लिए इनके पास कोई सामान नहीं है, तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ व्यस्त हैं, तो एक पर्ची लिखेंगे दुकानदार को जहां से इनका सामान आता होगा, और उस पर्ची पे क्या लिखेंगे, सामान लिख करके, और उस पर नीचे वो लिखेंगे पत्रवाहक को ये सामान दे देना। तो पर्ची जिस पर लिखा गुलफाम जी ने, वो पर्ची क्या हो गई, वो नोट हो गया, लिख देना नोट, नोट करके वो नोट हो गया, वो पर्ची हो गई। उसकी हैसियत क्या होगी पर्ची की लिखते ही, उसकी जो हैसियत है, जो उस पर्ची पर सामान लिखा हुआ है वो सामान के बराबर उसकी वो हैसियत हो गई। अब वो व्यक्ति जाएगा जिसको पर्ची दी है, वो दुकानदार को देगा, और उस नोट के बदले, मतलब वो जो पर्ची है उसके बदले वो सामान वो देगा, लेकिन वो उस सामान की पर्ची है, वो सामान नहीं है, ठीक है नहीं। अब उसकी जो पर्ची की हैसियत है, वो जो सामान उसमें लिखा हुआ है उस सामान के बराबर हैसियत है, लेकिन वो पर्ची उस सामान का काम नहीं कर सकती। अब इन्होंने 10 चाय मंगा ली, तो पर्ची में जो 10 चाय लिखी है पत्रवाहक को 10 चाय दे देना। अब उस पर्ची 10 चाय के बराबर है, लेकिन उसको चाय की जगह पिया तो नहीं जा सकता, पियेंगे तो चाय ही जब चाय आ जाएगी उसके बदले। तो ये जो हमारे हाथ में पर्चियां हैं, ये रुपया नहीं है, इसके बदले में रुपया हमारा वो आरबीआई के पास, बैंक के पास रखा है। तो ये उस रुपए की पर्ची है। अब जैसे मैं एक और उदाहरण देकर के समझाऊं, किसी ने जमीन खरीदी, तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होगी, अब हम उस जमीन के पेपर रजिस्ट्री करा करके, और वो जो पेपर हैं जमीन के, उनको ले आकर के अपने तिजोरी में रख लें, तो वो जो हमारे पेपर हैं हमारे पास रजिस्ट्री के, जमीन के कागज है ना, वो खेती हो जाएगी उन पर, मकान बन जाएगा उन पर, नहीं बनेगा ना भाई। जमीन की रजिस्ट्री के कागज तो हम आ गए, और जमीन का दखल हुआ नहीं, उस पर कब्जा हुआ नहीं, वो हमने देखी नहीं, वो हमने ली नहीं, तो उन कागजों का कोई मतलब नहीं है। अब ये खेल हमारे साथ दूसरा एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं इसका, आप याद करिए 8 नवंबर 2016 शाम को 8 बजे देश का प्रधानमंत्री आता है देश को संबोधित करने के लिए, और वो जो भाषण है, वो जो संबोधन है प्रधानमंत्री का, वो यूट्यूब पर पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री उसमें कहता है शाम को 8 बजे, नोटबंदी के नाम से आप निकाल लेना, उसको सर्च कर लेना, वो उस पर पड़ा है। प्रधानमंत्री कहता है बड़े नोट के कारण देश में आतंकवाद बढ़ता है, कालाधन बढ़ता है, और भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये बात 3 बार कही है उसमें। इसलिए हमको आतंकवाद पर हल्ला बोलना है, मतलब खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना, कालाधन को खत्म करना। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री का, अब इसमें 2 बात कहती उसने, बड़े नोट के कारण कालाधन बढ़ता, भ्रष्टाचार बढ़ता, आतंकवाद बढ़ता, और 1000 का और 500 का नोट रात को 12 बजे के बाद करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो मैं नहीं बता रहा उसको लीगल टेंडर, प्रधानमंत्री बता रहा है लीगल टेंडर है। अब जब 1000 का नोट बंद हुआ, तो अगले दिन सुबह को कौन सा नोट आया उसके बदले,
2000 का है ना। जब बड़े नोट से कालाधन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार बढ़ता है और 1000 का नोट बड़ा होने के नाते बंद किया और आया उसके बदले में 2000 का, तो कितना 140 करोड़ लोगों का जो एक आदमी ने, एक ही आदमी ने अब बेवकूफ बना दिया, और हम आज तक भी समझने को तैयार नहीं है। और बेवकूफ ही नहीं बनाया, ताली भी हमसे बजवाई, थाली भी हमसे बजवाई, दीपक भी हमसे जलवाया, टॉर्च जलवाई, ये काम हमसे कराया और हमने किया। लेकिन कुछ लोग वो यहां से थोड़ा विवेक शक्ति वो होती है उनका, थोड़ा वो जागा, उन्होंने दोनों चीजों को समझा कि भाई एक तो इसने बड़े नोट बंद करने के चक्कर में और बड़ा नोट जो है वो लॉन्च कर दिया, नाम दिया गया नोटबंदी। और हम जैसे लोग या जनता सरकार मोर्चा कह रहा था नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है, बड़ा नोट। अच्छा 1000 में 2000 में वैल्यू में कितना डिफरेंस है? दुगने का। और साइज में जो 1000 का नोट था और जो 2000 का है, साइज में छोटा कर दिया। तो इसका मतलब 3 गुना उसने वो खेला जो है वो कर दिया। अब दूसरी बात, वकील साहब बैठी हैं, दूसरी बात उसने क्या किया कि 8 नवंबर 2016 को भारत में आरबीआई के अनुसार जो करेंसी छपी हुई थी कागज में, वो थी 16 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़। और अगले दिन जब 2000 का नोट आया, आरबीआई के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आरबीआई के अनुसार देश में करेंसी हो गई 34 लाख करोड़ की। 16 से कितनी हुई? 34 लाख करोड़ की। तो 1947 से लेकर के और सन 2016 तक, 8 नवंबर 2016 तक जितनी भी पार्टियां रही, सब जितनी भी सरकारें रही, सबने मिलकर के कितनी करेंसी छापी? 16 लाख करोड़ की। एक ही रात में अगले ने कितनी करेंसी छाप दी? 18 लाख करोड़ की। 18 और 16 34 हो गई। अब ये जो करेंसी छपती है वो काय से बनती है? कागज का नोट बनाया जाता, छपता है ना वो कागज। तो उस कागज को नोट बनाने का, नोट छापने का कुछ नियम तो होगा, नियम होगा नहीं होगा? तो बिना नियम के छाप दो कितने ही। अगर कोई नियम नहीं है नोट छापने का, हम तो कह रहे हैं, आरबीआई कह रहा है जी अब नोट के पीछे सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हमने मान लिया, सरकार भी कह रही है। और जब सोना चांदी को नियम नहीं है तो इसका मतलब है सरकार जब चाहे, आरबीआई जब चाहे कितने नोट छाप लो, यही तो होगा इसका मतलब। तो फिर जो हमको दे रखा है वो सब छाप लो, क्या प्रॉब्लम है? हमसे छपाई ले लो ज्यादा से ज्यादा, जो खर्चा है छपाई छपने में, भाई कागज का नोट ही तो बनाना है। हम कितने कैलेंडर, शादी के कार्ड ये छपाते हैं, तो अपने नोट तुम छापते हो, छपाई तो जानी है। जब बिना नियम नहीं है कोई, तो फिर जो हमको कर्जा दे रखा, हमको जो तुमने परेशान कर रखा, उसे छाप लो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब उसने कहा कि ये लीगल टेंडर है, ये रुपया नहीं है, तो फिर जनता सरकार मोर्चा लगा कि रुपया क्या है। तो जनता सरकार मोर्चे ने जब खोजा, तो मैं आपको बताऊं कि भारत की जो मुद्रा है वो आदिकाल से चलती है। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ, जन्म हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ जी,
वाटर सिस्टम में जरूरत क्यों पड़ी? वाटर सिस्टम को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे महापुरुषों को, जो हमारे महापुरुष थे, उनको वस्तु विनिमय होता था, हमारे सामने भी होता था। हमने खूब घर से अनाज लेकर के आइसक्रीम खाई है, गुड़ के सेब खाए, खांड के सेब खाए। हमारे ताऊ तंबाकू मंगाते थे, आज ये तंबाकू लिए हुक्का के लिए, तो वस्तु विनिमय होता था, यही होता था, हमारे सामने होता था। लेकिन उससे पहले भी जो मुद्रा है, जो मूल मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा, ये नोट की बात नहीं कर रहा मैं भारत की मुद्रा की बात कर रहा हूँ। वो चली क्यों? वो इसलिए चली क्योंकि हम अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते थे। तो वो जो उत्पादन है, जब जरूरत से ज्यादा है, अगर हम उस उत्पादन को घर में रखेंगे तो उसके सीलने का खतरा, मान लो गेहूं है, घर में हम रखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो सील जाएगा, सुरेरी लग जाएगी, बीज जाएगा, मक्का में किसी में भी बीजन लग जाएगी, गल जाएगा, सड़ जाएगा। अब आम है, आम हमारे बाग थे, जरूरत से ज्यादा है, तो जिनके पास नहीं है उनको देना है हमको। तो उसके लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ कि भाई जो जरूरत से ज्यादा है, मान लो मेरे पास, एक तरीका तो ये है कि मेरे पास मक्का नहीं है तो मैं गेहूं दूंगा, मक्का वो ले लूंगा। एक तरीका तो ये है वस्तु विनिमय का। दूसरा, मेरे मक्का भी है, मेरे गेहूं भी है, चना भी है, दालें भी है, सब जरूरत से ज्यादा है, तो फिर मैं दूंगा लूंगा नहीं। जब मैं दूंगा तो वो जो मैं दूंगा, जो मेरा धन है, मेहनत है, तो मेरी धनी तो है उत्पादन जो है, चाहे बाग हो, चाहे पशु हो, मेरा पेड़ हो, फल हो, सब्जी हो, जो जरूरत से ज्यादा, जब मैं उसको दूंगा और उसके बदले में मुझको कोई वस्तु नहीं चाहिए, तो मुझको क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास रखी रहे, ज्यादा की कम में हो जाए, और मेरे पास रखी रहे, खराब ना हो, टूटे ना, गले ना, सड़े ना। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने क्या बनाया? दो धातुओं का चयन किया, एक तो चांदी और दूसरा सोना। क्यों किया इनका? चांदी और सोना ये दो ऐसी धातु हैं, इन्हें 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए मिट्टी में दबा दो, वैसी निकलेंगी। पानी में डाल दो तो वैसी निकलेंगी, ना तो ये घटे और ना ही बढ़े। ऐसी धातु है ये, और ये बहुत बहुत प्रयास से मिलती हैं, मतलब सरलता से वो नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ जो हमारी जो मुद्रा थी वो सोना और वो चांदी थी। गेहूं दिया, चांदी ले ली, गेहूं दिया, सोना ले लिया, तो ये मुद्रा हमारे यहाँ चलती थी। लेकिन भारत की मुद्रा पहले कई नामों से चलती थी, लेकिन 1540 में इस देश में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था शेरशाह सूरी। उसने क्या किया? उसने भारत की मुद्रा का नामकरण किया, और भारत की मुद्रा का नाम क्या दिया उसने? रुपया। ये जो रुपया नाम दिया भारत की मुद्रा का, ये शेरशाह सूरी ने दिया। और उसने सिद्धांत, प्रकृति के सिद्धांत पर बनाए दोनों सिक्के। उसने बनाया 1 तोला चांदी 1 रुपया, और 1 तोला सोना 10 रुपया, ये बना दिया उसने। तो जो सोने का सिक्का था उसका नाम दिया मोहर, और जो चांदी का सिक्का था उसका नाम दिया रुपया। दोनों सिक्के वजन बराबर, वो भी 1 तोले का, वो भी 1 तोले का, वो चांदी का और वो सोने का। ये दिया, अनुपात रखा 1:10। किसी को खुले करने 1 मोहर दो और 10 रुपए चांदी के वो ले लो, और 10 रुपए दो और 1 मोहर। ये सिद्धांत बनाया उसने। क्यों? क्योंकि भारत में उपलब्धता जो थी सोने और चांदी की, वो 1:10 की थी। दूसरा, जो इनमें दोनों को निकालने में, बनाने में, ढालने में, गलाने में जो ऊर्जा लगती है, इनके निर्माण में जो ऊर्जा लगती है, वो चांदी से 10 गुना लगती है सोने में। तो ये सिद्धांत दे दिया उसने।
तो अगर चांदी में है तो 1 तोला चांदी 1 रुपया, लेकिन उसी रुपए को अगर सोने में हम मूल्यांकन करेंगे, उसका मानक बना सोने में बनाएंगे, तो सोना कितना माना जाएगा 1 रुपए के बराबर? नहीं, 1/10 मोहर। ये हो गया ना? जब 10 रुपए की मोहर है तो मोहर का 10वां हिस्सा 1 रुपया। ये सिद्धांत बनाया। अब आती है, ये तो हो गया सैद्धांतिक प्राकृतिक नियम। अब हम बात करते हैं कानून की, वकील साहब की। जब यहां अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि भारत जो है इतना समृद्धशाली देश है कि यहाँ तो लेन देन वो सोने में होता है। इसमें एक विषय वो मैं साथ ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि वो समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब हम उत्पादन किसी को देते हैं जरूरत से ज्यादा, तो जो गेहूं है, अनाज है, तो किसी को देंगे तो कैसे देंगे? तोल के देंगे, क्योंकि वो भार है। तो भार को मापने का हमारे महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने मापक बनाया। जो भी जरूरत से ज्यादा हमारे पास हम उसको देंगे, तो उसके मापक बनाए, देने के और लेने के मापक बना दिए। जैसे भार का मापक किलोग्राम। अब मेरा आपसे सवाल है, किलोग्राम किसको कहेंगे हम? 1000 ग्राम हो। अब वो जो 1000 ग्राम है, वो लोहे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, किस धातु का है वो 1000 ग्राम का भट्टा, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? उसका जो भार है वो 1000 ग्राम होना चाहिए। तो ये हो गया तोल का मापक। अब हमारा दूध होता था, तेल होता था, वो भी हमको देना होता था, लेना होता था। तो उसके लिए क्या बनाया? उसके लिए बनाया लीटर। अब लीटर का मतलब एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है। लीटर का मतलब क्या है? 1000 मिलीलीटर। ये आना चाहिए उसमें। वो लकड़ी का हो बर्तन, सोने का हो, चांदी का हो, किसी का भी हो, एल्यूमिनियम का हो, तांबे का हो, तो 1000 मिलीलीटर आना चाहिए। हम देखते थे बचपन में, जब ये दूध निकलवाते थे ना गांव में, तो जो लीटर होता था ना, उधर ठोक पीट कर नीचे को पैन ही निकाल लेते थे उसके नीचे को। तो क्या हो गया? 1000 मिलीलीटर से ज्यादा हो गया। इसका मतलब वो बेईमानी हो गई, वो चीटिंग हो गई। तो लीटर, किलोग्राम बनाया, लीटर बनाया। नापने के लिए कपड़ा बनाते थे हम, तो मीटर बनाया। तो मीटर लोहे की छड़ी को कहेंगे या किसको कहेंगे? 1000 या तो 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, उसको कहेंगे। वो सरकंडे का भी हो सकता है, लोहे की छड़ी को जरूरी नहीं है। तो वो हो गया नापने का मापक। अब हम कहीं किसी का मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो वो कैसे नपेगा? वो नपेगा समय से। कितने समय काम किया, कितने समय ऊर्जा दी। तो समय का मापक क्या है? घंटा। उसके लिए घड़ी बनाई। अब घड़ी लकड़ी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लकड़ी किसी भी चीज की, वो घड़ी किसी भी चीज की हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि 60 मिनट में उसको 1 घंटा वो बताना चाहिए। ये है मतलब, इतना ही ध्येय है घड़ी का, इससे ज्यादा। और 60 सेकंड में 1 मिनट करना चाहिए। इससे आगे पीछे अगर वो कर रही है तो वो धोखा हो जाएगा। और इसके लिए क्या प्रावधान है? किलोग्राम से, अगर तो किलोग्राम तो हो गया मापक, और 1000 ग्राम हो गया उसका मानक। जो 1000 मिलीमीटर है, जो मीटर है, वो तो हो गया मापक,
और 1000 मिलीमीटर हो गया उसका मानक। घड़ी घंटा हो गया मापक, और 60 मिनट होगी उसकी मानक। घंटा तो उसे कहेंगे बिना मानक के, तो बिना मानक के कोई मापक नहीं हो सकता। और मानक जो है वो निश्चित होता है और स्थिर होता है। किसी भी मापक का मानक निश्चित और स्थिर होता है। अब ये तो तोलने का मापक हो गया, नापने का हो गया और समय का हो गया। लेकिन जो चीज हम देंगे, जो हम अपना वस्तु देंगे, तो उसकी कीमत तो लेंगे, मूल्य तो लेंगे उसका। तो मूल्य का भी एक मापक है। हम अपना पशु बेचेंगे, अनाज बेचेंगे, गन्ना बेचेंगे, चावल बेचेंगे, या कुछ भी हम बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे, दूध बेचेंगे, तेल बेचेंगे, तो उसके बदले में मूल्य तो लेंगे नहीं। तो जो बाकी मापक मैंने बताए, उसी तरह किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का, तय करने का मापक है उस देश की, उस समाज की मुद्रा। और हमारे देश की मुद्रा क्या है? वो रुपया है। तो रुपया जो है वो मापक है किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का। तो जब मापक है रुपया, तो मापक, जब रुपया मापक है तो इसका मानक निश्चित होगा। और कानून में प्रावधान है कि मानक को छेड़ा नहीं जा सकता, कोई मानक को नहीं छेड़ सकता। मानक को घटाया या बढ़ाया वो नहीं जा सकता। और हमारा मूल्य को निर्धारित करने का मापक है रुपया। तो रुपये का मानक होगा। तो मानक क्या हुआ? शेरशाह सूरी के अनुसार 1 रुपया बराबर 1/10 मोहर। और एक मोहर है 1 तोले की, और 1 तोला होता है 11.664 ग्राम सोना। और उसका 10वां हिस्सा हो गया 1 रुपये का मानक, गोल्ड में 10वां हिस्सा। ये मानक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बनाया शेरशाह सूरी ने। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज एक कानून लेकर के आए। जैसे कानून आया था 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे, उसी तरह अंग्रेज एक कानून लेकर के आए, और वो कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उस कानून के अनुसार उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए की जो मोहर है, आज के बाद 12 बजे के, रात को 12 बजे के बाद वो मोहर 10 रुपए की नहीं आएगी, अब वो 15 रुपए की होगी। तो भारत में पहली बार रुपए का कानून ला करके कूटकरण किया गया, उसके मानक को तोड़ दिया। कितना तोड़ दिया? जो 10 रुपए की मोहर थी वो कितने कर दी? 15 की कर दी। तो अब 1 रुपए का मानक क्या हो गया? 1/15 मोहर, 15वां हिस्सा हो गया। अब 1 तोला, 1 तोले की जब 1 तोला सोना है, तो 15 की भाग दो उसमें, वो आता है 777 मिलीग्राम सोना। तो 1 रुपए का मानक क्या हो गया? 777 मिलीग्राम सोना। और ये हो गया कानून में। उससे पहला था सिद्धांतिक, ये कानून बना दिया। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये कानून पेपर करेंसी एक्ट 1882 आज भी ज्यों का त्यों लागू है। और उसके बाद पेपर करेंसी एक्ट 1882 में 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है। मतलब रुपए का जो मानक है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और दूसरा कोइनेज एक्ट 1906, उसमें भी एक मोहर बराबर 15 रुपए है। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है। नंबर 3, आरबीआई एक्ट 1934, उसमें भी स्पष्ट है कि आरबीआई 1 रुपया अगर छापेगा तो 777 मिलीग्राम गोल्ड रिजर्व में वो रखेगा जब भी छापेगा।
ये कानून में है, एक्ट है इसका। क्यों क्यों रखेगा? चूंकि धारक के मांगे जाने पर वो देना पड़ेगा। ये हो गया नोट छापने का नियम। रुपया किसी भी धातु का हो, कागज का हो, चमड़े का हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, गिलट का आज भी चल रहा है। रुपया किसी भी धातु का बना हो, मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता? उसका मानक। और मानक क्या है? 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। अब हम चलते हैं यहां से आगे। बैंक बैंक क्या करता है? हमको जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी हमको बैंक में जाने की, लोन की, कर्जे की? हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे कि भूखा रह ले कर्जा ना ले। और कुरान में तो स्पष्ट लिखा, ब्याज लेना और ब्याज देना वो हराम है। ठीक है नहीं? वो लिखा, कुरान ने तो व्यवस्था ही दे रखी है। अब क्या हुआ, जब एक कूटकरण हो गया रुपए का, कितना हुआ? एक मतलब 33% कूटकरण कर दिया रुपए का। मतलब एक ही कानून, पेपर करेंसी एक्ट 1882 के एक ही कानून से 33% सोने की लूट कर दी भारत के अंग्रेजों ने। और केवल सोने की लूट नहीं हुई, हमारा जो उत्पादन था, उस उत्पादन की जो रेट थे, वैल्यू थी, वो 33% कीमत घटा दी उन्होंने। क्योंकि जो चीज हमको 10 रुपए में मिलती थी, अब वो 15 में मिल रही है। और हम उत्पादन करते थे, तो जिस चीज के बदले में हमको 1 तोला सोना मिलना था, अब वो घर गया, वो घटा दिया गया। अब हमको लोन की जरूरत इसलिए पड़ी। अब यहाँ मित्र लोग बैठे हैं, मैं आपको कुछ वो बताता हूँ जो गूगल पर आप कोई भी सर्च कर सकता है। 1970 में, 70 या 71 में जो मजदूरी थी, मजदूर की, वो थी, सर्च कर लेना, वो थी 5 रुपए। तो 30 दिन अगर मजदूरी करी महीने में, तो कितने रुपए हो गए? 150 रुपए हो गए। 30 पंजे 150। और 1970 में सोने का रेट क्या था वो निकाल लो। सोने का रेट था 180। 180 रुपया का 10 ग्राम। ये रेट है 1980 का, उसका 70 का। तो 1 तोला सोना कितने का हो गया? 80 का, 180 का। इसमें 5 की भाग दे दो। 5 रुपए मजदूरी है ना? जब एक दिन की 5 रुपए मजदूरी है, तो कई दिन की मजदूरी लगेगी 1 तोला सोना लेने में? भाई 150 तो वो सीधे हो गए, 30 रुपए ऊपर है। 36 दिन में, 36 दिन हम मेहनत करते थे, तो हमें क्या मिलता था? 1 तोला सोना हमको मिलता था। आज मजदूरी कितनी है? 500 रुपए। ठीक है, और कुछ ज्यादा लगाओ मैं? मजदूर की मजदूरी 500 रुपए। तो 30 दिन में कितनी हो गई? 15,000। 6 दिन की और लगा लो, 5 छंग 18,000। कितना सोना आएगा? जब खड़ा भी नहीं होने दे, जब 36 दिन की मजदूरी में 1970 में एक तो मतलब 1 तोला सोना आता था 36 दिन की मजदूरी में। आज वो सोना आएगा 15,000। कितना बेटे? 18,000 बैठे ना? अब 18 की जरा पहाड़ा पढ़ना, 18 का 18 दूनी 18 ती, तो 54
और और लगाओ एक 18×3 = 54, 18 चौक 9 महीने मेहनत करेंगे जी, 1 तोला होगा जी। 9 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करेंगे तब 1 तोला। इसलिए हमको लोन की जरूरत पड़ती है। अगर वो आज भी हमारा 36 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना आज भी मिले तो हमको लोन की, कर्ज की जरूरत वो नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया मजदूरी। अब सुनो, 1971 में, नहीं 71 में नहीं, 75 में, 1975 में मुझे खूब याद है, मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे। 1975 में उनका वेतन था 800 रुपए, और 1900 निकाल लेना लेक्चरर का वेतन कितना 1975 में, गूगल पर सब मिल जाएगा, सर्च करोगे सब मिल जाएगा। और फिर ये निकालना कि 1975 में गेहूं का रेट क्या था। तो 1975 में गेहूं का रेट था 100 रुपए कुंटल, और लेक्चर की तनख्वाह कितनी थी 800 रुपए। तो एक लेक्चर की तनख्वाह में कितने गेहूं आए 8 कुंटल। ठीक है, मैं किसान हूं, मैं अपने गेहूं लेकर के 1975 में मार्केट बाजार में गया, तो 8 कुंटल गेहूं के बदले में मुझको क्या मिला, एक लेक्चरर की तनख्वाह मिली मुझको। 800 तो छोड़ो, क्या मिला, एक लेक्चरर की तनख्वाह। आज एक लेक्चरर की तनख्वाह कितनी है, जानकारी है किसी को? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। कुछों की 1.5 लाख है, जो पुराने लगे हुए जो रिटायरमेंट पा रहे हैं उनकी 1.5 लाख है, और 1 लाख से नीचे तो किसी की है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आज एक लेक्चर की, उस टाइम तो एक लेक्चर की तनख्वाह लेने के लिए हमको 1975 में 8 कुंटल गेहूं देना पड़ता था, हमको एक लेक्चर की तनख्वाह मिल जाती थी। ठीक है, आज अगर हमको एक लेक्चर की तनख्वाह लेनी है तो गेहूं कितना देना पड़ेगा हमको, 60 कुंटल से ऊपर जाएगा। तो जहां एक लेक्चर की तनख्वाह हमको 8 कुंटल गेहूं देने में आती थी, आज 60 कुंटल हम देंगे या उससे ऊपर देंगे तब एक लेक्चर की तनख्वाह मिलेगी। इसलिए हमको बैंक के पास लोन के लिए, कर्जे के लिए वो जाना पड़ता है। अच्छा, अब बैंक के पास जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक की शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? क्या जी, हम लोन जब देंगे मॉर्गेज रखो, कुछ बंधक रखो हमारे यहाँ, अपनी प्रॉपर्टी बंधक। तो सबसे पहले जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक एक एप्लीकेशन पर साइन कराता है, वो आवेदन है हमारा, लोन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं हम, आवेदन दे रहे हैं कि मुझको लोन चाहिए इतना, उस पर साइन कराता है वो। और उस साइन में, उस पर एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय मुद्रा रुपए में मुझको 10 लाख का वो लोन चाहिए, कृपया देने की कृपया करें। अब बैंक कहेगा कि बंधक क्या रखोगे, तो जो बंधक रखेगा हम बताएंगे हम, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, कागज दिखाओ। तो पहले तो मेरे बारे में, मेरी आइडेंटिटी चेक करेगा, मेरा आधार कार्ड, मेरी सिविल, मेरा सब कुछ चेक करेगा बैंक। और सब कुछ चेक करने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी के पेपर लेगा, प्रॉपर्टी के पेपर लेकर के फिर वो प्रॉपर्टी की चेक करेगा कि प्रॉपर्टी पहले से तो कहीं बंधक नहीं है, असली है, नकली है कि नहीं है, वो सब कुछ चेक करेगा। अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फिर वो निकालेगा एग्रीमेंट, अनुबंध पत्र वो निकालेगा, उसमें कहेगा साइन करो। अब हमको तो कर्जा चाहिए, अब वो पूरा अंग्रेजी में, पढ़ना हमको आता नहीं, पढ़ने की हम, क्योंकि उधारी आया पासंग नहीं देखता,
तो जहां कहता रहेगा वो टेकता रहेगा, हम साइन करते रहेंगे एग्रीमेंट पे। तो हमने साइन कर दिए। अब बैंक ने क्या किया, तो सारी फॉर्मेलिटी उसने पूरी करा ली, हमारे कागज ले लिए जमीन के, प्रॉपर्टी के, मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। अब वो क्या करेगा, अब आपका एक अकाउंट खोलेगा, वो उसको कहते हैं लोन अकाउंट। वो लोन अकाउंट खोला उसने, और उस लोन अकाउंट में उसने क्या किया, उसने एक संख्या लिख दी। लोन कितना मांगा मैंने, 10 लाख। तो उसने उस लोन अकाउंट में लिख दिया 10 लाख, केवल लिखा है, संख्या लिख दी। और संख्या लिखने के बाद उस संख्या को ट्रांसफर किया उसने मेरे सेविंग अकाउंट में, वहां से वहां कर दिया ट्रांसफर। डिजिट नहीं उसने, लोन में क्या दिया, वो डिजिट नहीं उसने। रुपया क्या है, 777 मिलीग्राम गोल्ड, रुपया तो ये है, लेकिन उसने क्या दिया, उसने लीगल टेंडर भी नहीं दिया मुझको, उसने केवल संख्या लिख दी मेरे खाते में, और मुझको आभास करा दिया कि मैं बैंक का आज कर्जदार हो गया, ये मुझको आभास हो गया। अब मेरे वो सेविंग अकाउंट में आ गए। अब सेविंग अकाउंट से मैं उसको किसी दूसरे के अकाउंट में जो मुझे चीज चाहिए है उसके लिए मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बदले में मुझको सामान मिल रहा है। मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने डिजिट दी और सामान मेरा, जब मुझको उसके बदले में सामान मिल गया तो मैं उसको कैसे कहूंगा ये नकली है या डिजिट है, मैं तो रुपया ही मानूंगा उसको, रुपया मानूंगा ना। अब मैं उसको रुपया मानता रहा, लेकिन कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि जो मेरे जीवन में सुख चैन था, जैसे ही लोन लिया, अब मुझे मैं ब्याज के लौटाना है वो। अगर किस्त टूटी तो बैंक से फोन आएगा, 2 अगली टूटी नोटिस आएगा, तीसरी पे एनपीए कर देंगे, और चौथे पे सरफेसी एक्ट अधिनियम 2002 के द्वारा वो नोटिस आ जाएगा मेरे पास। जो प्रॉपर्टी रखी है उसकी वो कार्रवाई शुरू कर देंगे छीनने की। अब हम तो ये समझ रहे हैं सामान आ रहा है, लेकिन अब आप हिसाब लगाइए कि 1970 में एक व्यक्ति की 36 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना मिल रहा था। 36 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना मिल रहा था, और आज वो 1 तोला सोना 9 महीने की मजदूरी में मिलेगा। तो क्या हुआ, ये रुपए का कूटकरण कर दिया, रुपए का वो कूटकरण हो गया। मतलब रुपए की जो परचेजिंग पावर थी वो खत्म कर दी, और लेकिन रुपए की तो परचेजिंग पावर खत्म हो गई, लेकिन हमारी जो मेहनत है, हमारा जो उत्पादन है, गेहूं की कैलोरी कम हो गई है क्या, विटामिन कम हो गए उसमें क्या, जो हम उत्पादन कर रहे हैं खेत में, हमारे उत्पादन का क्या हुआ। जिस उत्पादन के बदले में 8 कुंटल गेहूं के बदले में 1975 में एक लेक्चर की तनख्वाह मुझे मिलती थी, अब वो मेरा गेहूं मुझको 60 कुंटल देना पड़ रहा है एक लेक्चर की तनख्वाह लेने के लिए। मतलब गेहूं में क्या हुआ मेरे में, उसकी वैल्यू कैसे घटी, वो क्या हुआ। तो महंगाई नाम की कोई चीज भारत के अंदर नहीं है, महंगाई नहीं है। वो जो मुद्रा है हमारी, वो है रुपया, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया, उसको रुपया नाम दिया भारत की मुद्रा का। और उस मुद्रा को 1982 में उन्होंने 1/3 को, मतलब 33% को कूटकरण तो कानून के आधार पर कर दिया, और उसके बाद बिना कानून के, चूंकि कोई न, वो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अनुसार नियम ये है, मैंने 100 कुंटल गेहूं पैदा किया अपने खेत में, मैं उस गेहूं को लेकर के गया मंडी, आड़ती ने उसको गेहूं मेरे बेच दिए, जिस भी भाव बेचे, उसके बदले में मुझे क्या दिया उसने,
वो बैंक का नोट दिया, कागज का नोट, बैंक ने तो दिया वो बैंक नोट, कागज का वचन पत्र आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन मेरे लिए क्या है वो? मेरे लिए 100 कुंटल गेहूं, मेरा तो 100 कुंटल गेहूं है, मेरी तो 6 महीने की मेहनत है, वो लागत है, मेरा खेत लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए था? वो जो 100 कुंटल गेहूं के बदले में जो बैंक नोट मुझको दिया है, गवर्नर का वचन पत्र मुझको जो दिया है, अब मुझे उसको लेकर के बैंक में जाना चाहिए और बैंक में मुझे कहना चाहिए कि भाई मैं गेहूं बेच कर आया हूं, मेरे गेहूं के बदले में ये आड़ती ने तेरे बैंक का गवर्नर का वचन पत्र दिया है मुझे। अब इस वचन पत्र में जो वचन है उसके अनुसार मुझे अब मेरा रुपया दे, तो हमको मांगना चाहिए अपना रुपया। और रुपया क्या है हमारा? 777 मिलीग्राम सोना। तो उस वचन पत्र के अनुसार बैंक हमको क्या देना चाहिए? 777 मिलीग्राम, 1 रुपए के हिसाब से जितने भी नोट वो हैं उसके बदले वो सोना मिलना चाहिए हमको। तो हम जो अपनी मेहनत करके, अनाज बेच करके, पेड़ बेच करके, पशु बेच करके जो आता है हमारे पास गवर्नर का वचन पत्र, जब उसको ले जा करके हम बैंक में अपने लोन में जमा करते हैं तो हमारे 1 रुपए में बैंक के चुकता होते हैं 14,000। बैंक वाले 14,000, हमारे 1 रुपया, तो हमारे 1 रुपए में 14,000 चुकता हो गए बैंक के। तो 14 लाख का लोन चुकता होता है हमारे कमाए हुए 100 रुपए में, 100 रुपए में चुकता होता है। क्योंकि जो हमारे पास नोट है हमारी मेहनत के बदले, वो भी गवर्नर का है, आरबीआई के गवर्नर का, और जो बैंक ने हमको लोन दिया है वो भी आरबीआई के गवर्नर का छपा हुआ है, वही है ना। तो हमारे जो रुपया हमारा था, ये आज हमारे हाथ में जो धोखा है, और अभी तो कागजी नोट या डिजिट, और अभी जो है लॉन्च कर दिया है सीबीडीसी, वो पूरी तरह ई रुपया, वो पूरी तरह कंट्रोल्ड है। कैसे कंट्रोल्ड है? जैसे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, कितने दिन के चार्ज होता है? 28 दिन या 30 दिन उसके लिए चार्ज होता है। आपने इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, 28 दिन या 30 दिन बाद वो खत्म, बंद हो जाएगा। अब जो सीबीडीसी है वो इसी तरह की लॉन्च इन्होंने कर दिया है। उसकी समय होगा कि आपके वो बैंक से ही होगा, इसमें ही मोबाइल से ही चलेगा, इसके अलावा हाथ में कुछ नहीं होगा, और उसकी एक्सपायरी डेट होगी। इतने दिन में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। और फिर उस पर यह भी शर्त है कि आपको ये इन दुकानों पे, इन शॉपों पे चलेगा, उसके अलावा वो दूसरी जगह वो नहीं चलेगा। तो एक्सपायरी डेट है उसमें दूसरी, एक सिविल स्कोर आपका बनेगा। आप इस तरह बैठ करके सरकार की बनाई हुई नीतियों का अगर विरोध कर रहे हो तो ये सब सुन रहा, ये सब सुन रहा है, और ये सारा जा रहा है डाटा उनके पास। इस तरह अगर आप करोगे, इस तरह मीटिंग करके सरकार के नियम और कानूनों का विरोध करोगे, तो वो जो आपका सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा और वो जीरो कर दें। तो आपका 30 दिन का भी जो वो मिला था आपको रिचार्ज, वो भी वो खत्म। टोटली कंट्रोल। अब क्या क्या कंट्रोल? पानी आपका कंट्रोल हो चुका है, किसी भी गांव के पास अपना पानी वो नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि पानी का स्रोत हो गया बिजली, बिजली से ही निकल रहा है ना। बिजली किसी गांव के पास है? नहीं है ना, बिजली नहीं है। एक गांव की बिजली काट दो 2 दिन के लिए, हाहाकार मच जाएगा। तो बिजली, वो पानी हमारा कंट्रोल है। नंबर 2, चूल्हा, वो पूरा कंट्रोल है। गैस है किसी के पास गांव के? गैस नहीं है किसी गांव के पास। खेती कैसे होती है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर कैसे चलता है? डीजल पेट्रोल से। वो है किसी गांव के पास? कंपनी के पास।
बिजली कंपनी के पास, ठीक है, ये कंपनी के पास। दूसरा गैस, वो कंपनी के पास। तीसरा किसी भी गांव के पास, किसी भी गांव के किसी भी किसान के पास बीज है अपना, किसी भी किसान के पास बीज हो, बीज नहीं है, वो भी कंपनी के पास है। जब बोने को चलते हैं तब कंपनी के पास खरीद कर लाते हैं, तो बीज भी हमारे पास नहीं है। ये कैसे चलते हैं? इंटरनेट से। किस गांव के पास है इंटरनेट? ये भी उनके पास है। हमारे पास क्या है? मैं बताऊंगा क्या क्या हमारे पास। सरकारों ने हमको कुछ चीजें नहीं है, मैं उन्हें बता रहा हूँ। खेला क्या किया है? दो तीन चीजें ऐसी हैं, ये तीन नाम मैं बता रहा हूँ। एक तो है सुविधा, दूसरी है आधुनिकता, और तीसरे विकास। सुविधा, आधुनिकता और विकास, इसके नाम पर अभी हम जिस गली से आए निकल के, कूड़े का ढेर देखा? जो प्रदूषण है, वो वायु प्रदूषण हो, शोर प्रदूषण हो, जितने भी प्रदूषण है, ये गांव में कभी होते थे क्या? नहीं। लेकिन सुविधा, आधुनिकता और विकास, इसके नाम पर हमको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। मुझे एक बात बताओ, किसी युवा को मसल्स बनानी है अपनी, तो क्या करेगा वो? मसल्स बनाने के लिए जिम में जाएगा ना, इनका ज्यादा प्रयोग करेगा ना। और सुविधा, आधुनिकता और विकास, वो क्या कर रहा है? इनका प्रयोग वो बंद कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम सब बीमार होते हैं। शिक्षा, ये जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीज जिसके पास है, दुनिया की कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती। ये चार चीज, जल, जंगल, जमीन और जानवर, कोई गुलाम नहीं बना सकता। इन सुविधा, आधुनिकता और विकास के नाम पर इन चारों से हमको काट दिया। ये चारों कंट्रोल कर ली उन्होंने।